अमेरिका और भारत का पाकिस्तान के खिलाफ गठजोड़। अमेरिका का दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कोशिशों पर डू मोर का मुतालबा। भारतीय वजीर खारजा कहती हैं पठानकोट हमले की तहकीकात तक मुज़ाकरात नहीं हो सकते। कराची में सड़कों पर दौड़ती मौत। शहरियों के लिए खस्ता हाल बसों पर सफर करना अजाब बन गया। ट्रांसपोर्ट माफिया सरगर्म। फिटनेस सर्टिफिकेट बिकने लगे। हुकूमत कब ख्वाबे गफलत से जागेगी। क्रिकेट का मैदान या धोबी घाट। इंग्लैंड की तारीख साज इनिंग्स ने पाकिस्तानी क्रिकेट के मुस्तकबिल पर सवाल उठा दिए और अब सियासतदान खेलेंगे सियासत का खेल अवाम के हाथों में। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं अंबर शमसी। इंडियन अखबारात के मुताबिक जहां तक शिद्दत पसंदी का ताल्लुक है, अमेरिका और इंडिया एक ही पेज पर हैं। इंडिया को फिक्र है लश्कर तैयबा की, अमेरिका को हक्कानी नेटवर्क की। पाकिस्तानी मीडिया ने अमरीकी वज़ीर ख़ारजा जॉन कैरी और भारतीय वज़ीर ख़ारजा सुषमा स्वराज की प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुख्तलिफ नज़र से देखा। एक सुर्खी में लिखा गया कि जॉन कैरी का कहना था कि हम सबको पाकिस्तान की मदद करनी चाहिए, और फिर पाकिस्तान इंडिया और अमेरिका के दरमियान तय पाने वाले दिफाई मुआहदे को तशवीश से भी देख रहा है। खित्ते पर क्या असरात मुरतब हो सकते हैं, इसमें चीन और अफगानिस्तान भी शामिल हैं, सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान नहीं। अमेरिका और भारत का पाकिस्तान के खिलाफ गठजोड़। दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कोशिशों पर डू मोर का मुतालबा और दिफाई मुआहदा एशियाई टाइगर्स बनने की भारतीय ख्वाहिश के पेश नज़र और खित्ते में चीन के बढ़ते हुए असर रसूख को रोकने का मुंह बोलता सबूत है। जानिए इस रिपोर्ट में। अमेरिका और भारत ने पाकिस्तान से दहशतगर्दी के खिलाफ डू मोर का मुतालबा फिर दोहरा दिया। नई दिल्ली में अमेरिकी वजीर खारजा जॉन कैरी और भारतीय वजीर खारजा की होने वाली मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ ठोस इकदाम उठाए, जबकि भारतीय वजीर खारजा की जानिब से पाकिस्तान के खिलाफ सख्त ज़बान भी इस्तेमाल की गई। हम इस बात को हमने एक बार फिर दोहराया कि पाकिस्तान के लिए ये आवश्यक है कि वो अपने यहाँ आतंकवादियों और आपराधिक नेटवर्कों जैसे कि लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद और डी कंपनी के लिए शरणस्थली को ख़त्म करे। सेक्रेटरी कैरी और मैं इस बात पर भी सहमत थे कि पाकिस्तान को 2008 के मुंबई और 2016 के पठानकोट आतंकवादी हमलों के जिम्मेदार लोगों को सजा देने के लिए जल्द और कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। एक तरफ तो दोनों ममालिक दहशतगर्दी के खिलाफ गठजोड़ किए हुए हैं, जबकि दूसरी तरफ चीन के एशिया में बढ़ते हुए असर रसूख को रोकने के लिए सरगर्म भी दिखाई देते हैं, जिसका सबूत दोनों ममालिक में फौजी मुआहदा तय पाना है, जिसके तहत अब दोनों ममालिक एक दूसरे की फौजी तंसीबात और साजो सामान इस्तेमाल कर सकेंगे। अमरीकी जरीदे फोर्ब्स के मुताबिक लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट के तहत दोनों ममालिक खित्ते में चीन के बढ़ते हुए असर रसूख पर नजर रखने और दहशतगर्दी से निपटने के लिए एक दूसरे के फौजी अड्डे इस्तेमाल कर सकेंगे। इस मुआहदे का ऐलान पीर को अमेरिका के दौरे पर आए भारतीय वजीर दिफा मनोहर पार्कर और अमेरिकी वजीर दिफा एश्टन कार्टर की मुलाकात के बाद जारी एक मुश्तरका बयान में किया गया। मुआहदे का ऐलान करते हुए एश्टन कार्टर का कहना था कि इससे दोनों ममालिक की फौज के लिए एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना आसान हो जाएगा, लेकिन इस मुआहदे से किसी भी फरीक को एक दूसरे के ठिकानों पर फौजियों को तैनात करने की इजाजत नहीं होगी। वाज़ेह रहे इस मसवदे को जून में वजीर आज़म नरेंद्र मोदी के दौरे वाशिंगटन के दौरान हतमी शक्ल दी गई थी। बहुत सौ का ख्याल है कि इस मुआहदे से इंडिया अपनी गैर वाबस्ता पॉलिसी से हट रहा है, लेकिन क्या वाकई ही ये मुआहदा एशियाई स्ट्रेटेजिक तवाज़ुन पर असरअंदाज होगा, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। पाकिस्तान, इंडिया, चीन, दिफाई मुआहदा, दहशतगर्दी, बहुत सारी बातें हैं और वजाहत के लिए हमारे पास स्टूडियो में मौजूद हैं दिफाई अमूर की माहिर आयशा सदीका और नई दिल्ली में इंडियन सहाफ़ी ज्योति मल्होत्रा। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। ये मुआहदा है क्या, पहले तो अगर आप आसान अल्फाज में समझा सकती हैं। देखिए, ये है लॉजिस्टिक्स का मुआहदा, जिसमें ये है कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र भी होगी और उसमें ये है कि दोनों एक दूसरे के बेसिस जो हैं वो यूज़ कर सकेंगे, इस्तेमाल कर सकेंगे। तो ये एक मैं कहती हूँ कि ऑपरेशनल टैक्टिकल मुआहदा है, जिसमें दो जिसके एस्पेक्ट्स हैं, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र और बेस का इस्तेमाल जो है, और ये एक डिफेंस कोऑपरेशन है जिससे ये जो कॉमन जो गोल्स हैं उन इन दोनों ममालिक के उसमें मदद मिलेगी।
ज्योति, अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है, कॉमन गोल्स क्या हैं इस वक्त? भारत अब अमेरिका का एशिया में खास करके मुझे लगता है सबसे क्लोज संबंधी, या आप उसको दोस्त की पार्टनर, आप उसको दोस्त ठहरा लें। और ये सिर्फ पाकिस्तान, जाहिर है कि पाकिस्तान को उसको नजरिए में हम देखते हैं, जाहिर है इधर दिल्ली में, लेकिन पाकिस्तान के अलावा चीन की तरफ भी एक पर्सपेक्टिव रखना जरूरी है। तो दोनों तरफ, एक तरफ पाकिस्तान और दूसरी तरफ चीन, और इस पर्सपेक्टिव में अगर आप देखें कि भारत और चीन के बीच जो रिश्ता है वो कुछ महीनों से, कुछ हफ्तों से जो है थोड़ा सा उसको क्या कहें, थोड़ा बिटर हो रहा है, थोड़ा जो कठोरता आ रही है इस रिश्ते में। तो ये जो दोनों पर्सपेक्टिव, दो नेशन पर्सपेक्टिव है, पाकिस्तान एक तरफ और चीन इस तरफ, इस पर्सपेक्टिव में और अमेरिका का पास आना मुझे लगता है बहुत ही अहम है। जी ज्योति, हमारे साथ लाइन पे इस वक्त साबिक वज़ीर ख़ारजा हिना रबानी खर भी मौजूद है। हिना, ये जो अभी मुआहदा हुआ है, जॉन केरी का जो दौरा है, ऐसा लग रहा है कि एक तीर से दो शिकार, यानी कि चीन और पाकिस्तान। हाँ, you want me to comment on that? जी नहीं, देखिए, किसी भी मुल्क की फॉरेन रिलेशन पॉलिसी डिटरमिन की जाती है उसके उस वक्त के हालात और उस वक्त के नेशनल इंटरेस्ट पे, ठीक है। एंड इस वक्त जो देखा जा रहा है वो ये देखा जा रहा है कि इंडिया एंड यूएस की रिलेशनशिप जो उभरी है उसमें कंटेनमेंट ऑफ चाइना पॉलिसी तो एक मेजर, मतलब उसको पॉलिसी मैं नहीं कहूँगी बट फैक्टर तो ज़रूर है। कंटेनमेंट ऑफ चाइना फैक्टर यकीनन एक नेगेटिव फैक्टर है उस रिलेशनशिप में। मैं इस रिलेशनशिप को एक पूरी तरह से नेगेटिवली इसलिए नहीं देखूंगी बिकॉज आई थिंक जब भी किसी दो मुल्कों के इंटरेस्ट किसी एक खित्ते में अलाइन होते हुए नजर आते हैं तो इट्स बट नेचुरल कि वो रिलेशनशिप डेवलप होगी। हमने अपनी हिना रबानी खर का तो लाइन कट के, आयशा, इस पे जो आर्म्स रेस है उस पे क्या असर होगा, कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल पाकिस्तान में? क्योंकि अक्सर देखा जाता है फिर जो न्यूक्लियर आर्म्स रेस है वो फिर बढ़ जाता है। इज़ दिस व्हाट कुड हैपन? देखिए, हमारे यहाँ एक असम्पशन है कि ये कोई आर्म्स रेस, कोई बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होगा, कोई बकेट लोड्स जो हैं, टोकरियाँ भर भर के हथियार जो है अमेरिका से हिंदुस्तान आएंगे। देखिए, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होगा, लेकिन टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के बहुत सारे इश्यूज़ हैं। देखिए, आप ये देखिए कि ये जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग स्टेट्स होती हैं, ये बहुत ज़रा कंजूस होती हैं अपनी टेक्नोलॉजी शेयर करने में। हमें भी टेक्नोलॉजी उन्होंने दी, लेकिन ये है कि अमेरिका ने, जब हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात थे, लेकिन ये है कि वो आहिस्ता आहिस्ता करके देते हैं और ये कोई गारंटी नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा विलिंग होंगे, बहुत ज़्यादा शेयर करने के, कहाँ किस हद तक होंगे। देखिए, आप ये इस बात पे गौर करें कि इस मुआहदे से पहले भी इस साल में, पिछले साल में और उससे पिछले साल में हिंदुस्तान की जो इंपोर्ट्स हैं, आर्म्स इंपोर्ट्स हैं, उसमें अमेरिका और इज़राइल जो है वो रूस से ज़्यादा बढ़ रहा है। जिसका मतलब ये है कि अमेरिका को अपनी जो वेपन्स मॉडर्नाइजेशन है, कन्वेंशनल या जो है अनकन्वेंशनल, दोनों में जो टेक्नोलॉजी है या उसको लेने की उनकी जो ख्वाहिश है, उसकी वजह से वो इन ऐसे मुल्कों की तरफ जाना चाह रहे हैं जिनके पास एडवांस्ड या बेहतर क्वालिटी का इक्विपमेंट है। तो ये जो है, ये तो जिसे कहते हैं ना, प्री डेट्स दिस एग्रीमेंट। अब ये है कि एक स्ट्रक्चर है जिसमें हिंदुस्तान की ये ख्वाहिश होगी कि अच्छी बेहतर टेक्नोलॉजी जो है वो आए। उसके आगे क्या होगा ज़रूरी नहीं है कि वो आर्म्स रेस हो। और दूसरी बात ये कि अगर हिंदुस्तान जो है वो करता भी है तो मेरे ख़्याल में हमें तो देखना है पाकिस्तान को अपने पैराए में कि क्या हम ड्रेन आउट होना चाहेंगे इकोनॉमिकली और कैन वी अफोर्ड दैट। ज्योति, यहाँ मैं आपसे सवाल पूछूंगी क्योंकि ज़ाहिर है आपने भी चीन का जिक्र किया था। भारत में चीन और जो सीपेक का सारा जो है मामला, उसको किस नज़र से देखा जा रहा है? देखिए, मैं आयशा की बात थोड़ा सा और आगे बढ़ाना चाहूँगी। मुझे लगता है कि जो हाल ही में भारत और अमेरिका एक तरफ
और पाकिस्तान और चीन जो खैर आप दोनों मुल्कों के बीच एक बहुत पुराना, एक बहुत ही ऐतिहासिक रिश्ता है जो हायर देन माउंटेन्स डीपर देन द सीज कहलाता है। लेकिन हाल ही में आप दोनों मुल्कों के बीच जो एक दिखाई देता है, एक और भी गंभीर, एक और भी स्ट्रॉन्ग जो एक रिलेशनशिप बन रही है, खास करके ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को लेकर, तो मैं ये कहूँगी कि 1971 के बाद देखिए जिस तरह से एक दुनिया घूमती है, एक जैसे हिना रबानी खान ने कहा कि नेशनल इंटरेस्ट के मुताबिक जैसे नेशंस अपने इंटरेस्ट को आगे बढ़ाते हैं, तो 1971 में जब जंग हुई थी भारत और पाकिस्तान के बीच, तो उस वक्त पाकिस्तान अमेरिका के साथ एक एलाई था। अब देखिए भारत अमेरिका के साथ बढ़ते और भी करीब बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो पाकिस्तान और है वो बिल्कुल अब इस तरफ आ गया है, पिवट कर गया है अमेरिका, और बल्कि ये भी कहना है कि अभी 21st सेंचुरी जो है दोस्ती है। वक्त लेकिन अब हमारा ख़त्म हो गया है। ज्योति मल्होत्रा आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आयशा तिलका थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। अब वक्त हुआ है ब्रेक का। न्यूज़वाइज में दोबारा से खुशामदीद। चीफ जस्टिस अनवर ज़हीर जमाली ने सानिया क्वेटा का अज़-खुद नोटिस ले लिया है। सुप्रीम कोर्ट में अज़-खुद नोटिस की समाअत 20 सितंबर को होगी। सानिया क्वेटा पर अदालत उज़्मा एक्शन में आ गई है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने सिविल हस्पताल क्वेटा में बम धमाके पर अज़-खुद नोटिस ले लिया। चीफ जस्टिस ने इस मामले पर आईजी, चीफ सेक्रेटरी और एडवोकेट जनरल बलूचिस्तान को नोटिस जारी करते हुए उन्हें 20 सितंबर को पेश होने का हुक्म दिया है। रजिस्ट्रार ऑफिस ने नोट लिख के कहा है कि सानिया क्वेटा ने गवर्नेंस पर बहुत से सवालात खड़े कर दिए हैं। सूबाई हुकूमत और सेक्रेटरी इदारे बुरी तरह नाकाम हुए। कराची की सड़कों पर दौड़ती खस्ता हाल बसों को आखिर फिटनेस सर्टिफिकेट कैसे जारी होता है? क्या ट्रैफिक पुलिस भी इसकी जिम्मेदार है या महकमा ट्रांसपोर्ट सिर्फ अपनी मनमानी करता है? जानते हैं अली हाशमी की इस खुसूसी रिपोर्ट में। शहर कराची पर दौड़ती है खस्ता हाल मिनी बसें आखिर सड़कों पर आती कैसे हैं? आप देख सकते हैं इन बसों की हालत ज़ात, लेकिन इन सब के पास फिटनेस सर्टिफिकेट हैरत अंगेज तौर पर मौजूद है, जो हुकूमत सिंध की कारकर्दगी पर एक बड़ा सवालिया निशान है। आखिर इन बसेस को फिटनेस मिलती कैसे है? हमने बात की ट्रैफिक पुलिस से। इसमें फिटनेस तकरीबन 50% जो है ना वो सही नहीं है। फिटनेस सर चालान पे गई हुई है दिहाड़ी इमारतों में। वैसे ये मालिक मालिकान है, उनका काम है कि भाई मुकम्मल कागजात रखें। अगर पुलिस एहलकार ऐसी पुरानी मिनी बसेस को बंद करना चाहते हैं तो आवाम शोर शराबा शुरू कर देती है। ये नहीं कि आप बीच में रोड पे चलते हुए लोगों को परेशान करेंगे। इट्स नॉट दैट। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन गाड़ियों की फिटनेस को चेक करना, इनको मेंटेन करवाना, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नॉट ऑन द रोड। क्योंकि आवाम की नजर में तो ट्रैफिक पुलिस ही इसकी जिम्मेदार है, जबकि हकीकत ये है कि ऐसी मिनी बसेस को फिटनेस देने से ट्रैफिक पुलिस का जरा भी वास्ता नहीं। हम तो इस पुअर कंडीशन में गाड़ियां भी बंद कर रहे हैं और फिटनेस भी कैंसिल कर रहे हैं। फिटनेस इनके पास पता नहीं कहां से आ जाती है, घर बैठे आ जाती हैं। कैसे बना रहे हैं ऐसी गाड़ियों की फिटनेस? नहीं बनानी चाहिए। खुद एक सरकारी मुलाजिम हो, सुबह किस तरह आते हैं किस तरह जाते हैं हमारा दिल जानता है। यहाँ तक के बाजी औकात हमें बसों पे बैठना बसों की छतों पे बैठना पड़ता है और गेट पे लटकना पड़ता है। नाजरीन, बोसीदा और खस्ता हाल मिनी बसेस के पास फिटनेस सर्टिफिकेट होना करप्शन का मुंह बोलता सबूत है। हम यही सवाल लेकर पहुंचे बल्दिया में मौजूद मोटर व्हीकल फिटनेस डिपार्टमेंट, लेकिन वहां एजेंट नुमा कुछ ऐसे लोग मौजूद थे जो किसी भी हाल में हमें यहां से बाहर करना चाहते थे। हमारे बारहा कहने के बावजूद भी कोई ऐसा ऑफिसर ना मिला जो हमें जवाब दे सकता। ये तमाम तर जिम्मेदारी आयद होती है मुताल्लिका महकमे के मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर सिंध पर कि आखिर ऐसी बसों को फिटनेस क्यों और कैसे मिल जाती है। कैमरामैन अली के साथ अली हाशमी, डॉन न्यूज, कराची। इन मिनी बसेस को सर्टिफिकेट कैसे मिलते हैं, इस पे मज़ीद बात करेंगे नासिर शाह साहब जो सिंध के वज़ीर ट्रांसपोर्ट है। नासिर साहब, इन बसों का इतना बुरा हाल है, उनको सड़कों पे से पहले जो फिटनेस सर्टिफिकेट जारी होते हैं किस तरह से होते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।
देखें, आप जो बता रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रही हैं। इस वक्त बहुत बुरा हाल है और पहले ये ट्रैफिक डिपार्टमेंट करता था। हमने ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने जब से मास ट्रांजिट भी आया, नया डिपार्टमेंट बना है और ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री को मिला है, उसके बाद हमने शुरू किया था कुछ अर्सा पहले। तो ये लोग जो ट्रैफिक पुलिस वाले लोग हैं, ये लोग चले गए थे स्टे में और कोर्ट से स्टे ले लिया था, लेकिन उसको अभी वैकेट भी करा दिया है और अब ये तकरीबन काफ़ी हद तक इस पर काम हुआ है। इसको हम आउटसोर्स ही कर रहे हैं, जैसे आपने देखा होगा एक बहुत अच्छा कर रहे हैं। लेकिन नासिर साहब, हमारे जो रिपोर्टर हैं उन्होंने यही मालूम किया है कि ये बिकते हैं फिटनेस सर्टिफिकेट, माफिया है। देखें, इसी चीज़ को ख़त्म करने के लिए, उसको बेहतरी लाने के लिए, जिस तरह एक अच्छा रोल मॉडल चल रहा है लाहौर में, तो उसको अब यहाँ पे इंट्रोड्यूस हैं। उस पर बिड हुई थी जिसमें इंटरनेशनल और नेशनल बहुत बड़ी फर्म्स ने हिस्सा लिया। उसमें 4 फर्म्स जो थी वो शॉर्ट लिस्ट हुई। उन्होंने उस पर फिर उनको हमने क्वालिफाई भी किया, लेकिन जिस तरह मैंने आपको बताया है कि कोड का इशू था, इसलिए उसमें थोड़ा लेट हुआ, लेकिन अब वो भी हमने सॉल्व करवा लिया है। क्योंकि जब तक ये ग्रीन लाइन, ऑरेंज लाइन, जिस रंग की भी लाइन है, जब तक ये सड़कों पे आएगी, जो मौजूदा बसें हैं, जो लोग इन पे बैठते हैं, जाहिर है इस पे ख़तरा बहुत है, जान को ख़तरा है, उन पे कंट्रोल आप कर लेंगे? जी बिल्कुल। और ये मैंने आपको जैसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये 1 साल पहले इसको इम्प्लीमेंट होना था, लेकिन थोड़ी बहुत पेचीदगियाँ थीं इसमें, इस वजह से ये अभी तक बिल इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, जिसको अभी हमने उस पर मोहतरम चीफ मिनिस्टर साहब 2 दफ़ा मीटिंग कर चुके हैं जब से मैंने ये ओथ लिया है या इस मिनिस्ट्री में आया हूँ। और इस पर हमने एक, जैसे आप आम लफ्ज़ होता है वार फुटिंग, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं कि इसको जल्दी यहाँ पे इम्प्लीमेंट भी कराएं और इसी तरह फिर अच्छी ट्रांसपोर्ट भी सब शहरियों को लिए दें, ना सिर्फ कराची बल्कि पूरी सिंध में। और ये कितने जो कराची में, क्योंकि ज़ाहिर है सबसे बड़ा शहर है, कितने जो हैं कम्यूट करने वाले हैं, कोई तादाद अंदाज़ा है जो ग्रीन लाइन में भी बैठेंगे, जो ये मिनी बसेस इस्तेमाल करते हैं? देखें, ग्रीन लाइन एक साइड से शुरू है, फिर ऑरेंज लाइन दूसरी, और इसी तरह ब्लू लाइन है, फिर एक रेड लाइन है, KCR पे भी काम चल रहा है। तो ये एक पूरा एक किस्म का जाल आप कह लें कि पूरे कराची से लोग उसमें आएंगे और उनका एक जंक्शन भी हमने बनाया है जो गुरु मंदिर पर होगा। अगर कोई सुपर हाईवे से आ रहा है और उसने कहीं और जाना है तो जैसे डायरेक्ट टावर तक हम लोगों ने उसका एंड रखा है और स्टार्ट एक जैसे सुपर हाईवे है, एक साइड से औरंगी से ले रहे हैं, और ये कितने लोगों को सर्व करेगा, कितने लोग इसमें सफ़र करेंगे? जी, ये इसमें लाखों की तादाद है, मिलियंस लोग हैं जो इस पे सफ़र करेंगे और इससे पूरे कराची का जो मसला है वो हल होगा। क्योंकि और दूसरे जो रूट हैं, एक तो ये रूट आगे जहाँ से ये गाड़ियाँ चलेंगी और स्टेशंस बनेंगे, कहीं पे एविलेटेड हैं, कहीं पे सीधा जा रहे हैं, तो उनके यहाँ हमने जहाँ प्लेटफॉर्म्स बनाए हैं, पूरा स्टेशंस बनाए हैं और फिर वो छोटे रूट होंगे जो लोगों के इलाकों तक जाएंगे। ठीक है नासिर शाह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने वादा किया है कि कार्रवाई भी होगी ये जो फिटनेस सर्टिफिकेट बेचते हैं। अब वक्त हुआ है ब्रेक का, और ब्रेक के बाद पाकिस्तानी टीम की एक ह्यूमिलिएटिंग डिफीट। वेलकम बैक टू द शो। इंग्लैंड क्रिकेट टीम ने 444 रन की तारीख साज इनिंग्स खेलकर पाकिस्तानी क्रिकेट टीम से न सिर्फ सीरीज छीन ली बल्कि पाकिस्तान क्रिकेट पर बहुत से सवाल भी खड़े कर दिए। देखिए इस रिपोर्ट में। रेड ब्रिज का मैदान, पाक इंग्लैंड क्रिकेट सीरीज का तीसरा मैच। शौकीनी क्रिकेट की पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की सीरीज में वापसी की उम्मीदें। टॉस हुआ, इंग्लैंड ने पहले बैटिंग का फैसला किया, फिर यकायक क्रिकेट मैदान धोबी घाट का मंजर पेश करने लगा। 11 खिलाड़ियों की ऐसी धुलाई कि दुनिया दंग रह गई। इंग्लैंड बल्लेबाज मैदान के चारों तरफ धुआंधार स्ट्रोक्स खेलते हुए दुनिया क्रिकेट की तारीख साज इनिंग्स खेली और 444 रन का पहाड़ खड़ा कर दिया। इंग्लैंड के बल्लेबाजों की बैटिंग थी या किसी एहतजाजी रैली पर होने वाला लाठीचार्ज।
क्रिकेट गेंद की भी ऐसी दुर्गत बनी कि उसे नानी याद आ गई। लगता था कि इंग्लैंड के बल्लेबाजों के जारहाना स्ट्रोक से गेंद का पारा भी चढ़ गया। तभी तो ऐसा लग रहा था कि गेंद खुद को ठंडा करने बार बार हवा के दोष पर ग्राउंड से बाहर जा रही थी। क्या गेंद ने भी तो मैच से ऐलान लाताल्लुकी नहीं कर दिया? Morgan canes it into the leg side. It's another 6. पाकिस्तानी मायानाज बॉलर्स अपने लाइन और लेंथ भूलकर हर बॉल पर बस ये दुआ करते नजर आए कि उनकी गेंद को मैदान के बाहर न पटक दिया जाए। शायकीन क्रिकेट पाकिस्तानी टीम के मजबूत बॉलिंग अटैक की दीवार को बुलडोज होता देखकर खून के आंसू रो पड़े। वहाब रियाज ने 60 गेंदों पर 110 रन देकर खुद को क्रिकेट की तारीख में अमर कर दिया। कहानी यही खत्म नहीं होती। पाकिस्तानी बैटिंग आई तो ऐसा महसूस हुआ कि शायद किसी ने पाकिस्तानी बल्लेबाजों को स्प्रिंट रेस में खड़ा कर दिया। बस ये गया वो गया, कोई भी क्रीज पर टिक नहीं सका और पाकिस्तानी बैटिंग लाइन की धज्जियां उड़ गईं। पाकिस्तान की पूरी टीम ने 42.4 ओवर्स में 275 रन बनाकर पवेलियन लौट गई। शायद इंग्लैंड क्रिकेट टीम की तरफ से दिया गया टारगेट अगले मैच के लिए भी था। वो तो भला हो मोहम्मद आमिर और यासिर शाह का, जिन्होंने पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को दुनियाई क्रिकेट की बदतरीन शिकस्त से बचा लिया। क्रिकेट लेजेंड वसीम अकरम ने मैच पर तबसरा करते हुए कहा कि इंग्लैंड ने पाकिस्तानी टीम को मारा कम, घसीटा ज्यादा। सवाल है, कहां गया हमारा मजबूत बॉलिंग अटैक और कहां गए हमारे सुपरस्टार? टेस्ट क्रिकेट की नंबर 1 टीम वनडे में किसी क्लब टीम से भी कम दिखाई देती है। क्या पाकिस्तानी क्रिकेट टीम पर दोबारा से सवालिया निशान उठ रहा है? इस पर मज़ीद बात करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ क्रिकेट कमेंटेटर लीना अजीज़ मौजूद है। लीना, कल क्या हुआ था? बॉलिंग जो पाकिस्तान की एक स्ट्रेंथ है वो नज़र नहीं आई। आपकी जो कामनेस है मुझे बड़ी अच्छी लग रही है, आप इतनी कामली पूछ रही हैं। देखिए, पाकिस्तान की हमने 2 हिस्सों में डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा पाकिस्तान क्रिकेट को। एक टेस्ट क्रिकेट जिसमें हम नंबर 1 है और एक वनडे क्रिकेट जिसमें हम नंबर 9 है। नंबर 9 इतनी अच्छी रिफ्लेक्शन नहीं है हमारी टीम की क्योंकि टैलेंट बहुत है और नंबर 9 होना नहीं चाहिए, लेकिन जब एक दफ़ा नंबर 9 हो गए तो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आएंगे। एक बात जो हमारे लोग शायद समझ नहीं रहे हैं, ठीक है कल बहुत बड़ी शिकस्त हुई और बड़ा अफसोस हुआ, दुख हुआ, लेकिन जो इस वक्त इंग्लैंड क्रिकेट टीम है वनडे में, वो मेरे ख्याल में इस वक्त वर्ल्ड की बेस्ट क्रिकेट टीम है। उसकी वजह यह है कि नंबर 11 तक तो वो बैट करते हैं, आखिरी नंबर तक उनके जो बॉलर हैं वो भी अच्छी बैटिंग कर सकते हैं। और ये तो वैसे भी बैटिंग विकेट थी। हाँ, ये बैटिंग, इस पे आपने बड़ा अच्छा कहा। इसके पे जो एवरेज रही है इस सीज़न में इस विकेट पे वो 381 रन्स इसकी एवरेज रही है। आप सोचें कि किसी विकेट की एवरेज ही 381 हो तो वहाँ पे किसी टीम को अगर 444 रन्स पड़ जाए तो इतनी बुरी बात नहीं है। उसकी वजह यह है कि ये यंग टीम है, इसमें बहुत से यंग प्लेयर्स खेल रहे हैं और जो पुराने प्लेयर्स खेल रहे हैं तो उनको तो होना ही नहीं चाहिए, उनको तो क्रिकेट ही छोड़ देनी चाहिए। तो कौन से प्लेयर्स? मैं मलिक की बात कर रही हूँ और हफीज़ की बात कर रही हूँ जो कल नहीं थे, इंजर्ड थे, लेकिन वो तो मतलब जैसे आपके जो अभी ये जो चल रही थी आपकी रिपोर्ट, बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने बातें की, तो ये तो मैं उनकी बात को आगे लेके जाऊँगी। ये तो बिल्कुल च्युइंग गम की तरह हमारी टीम के साथ चिपक गए थे, तो ये बात है। लेकिन फिर अजहर अली की कैप्टनसी पर भी तो सवाल उठाए जाने चाहिए ना, क्योंकि आयरलैंड और जिम्बाब्वे है, छोटी टीम है, उनके खिलाफ पाकिस्तान ने कुछ जीते हैं मैचेस। नहीं, सही कह रही हैं। अजहर अली इज़ अ न्यू कैप्टन, ही इज़ एडजस्टिंग टू द वर्ल्ड ऑफ क्रिकेट राइट नाउ। ही इज़ नॉट कैप्टनसी मटीरियल, अभी तक मुझे नज़र नहीं आया। हालांकि मेरे बड़े फेवरेट है, मैं अभी आपको बता रही थी, लेकिन ही नीड्स टाइम एंड परहैप्स पाकिस्तान नीड्स अ न्यू कैप्टन। Who do you think, who is कैप्टन कौन बन सकता है इस टीम में से अगर देखा जाए? देखिए, सरफराज हैं, he should be the captain. He should now take the responsibility if Azhar Ali fails in this whole series. ये बात है। ठीक है, अगर हम आगे बात करें फिर इस पे ज़ाहिर है जो सिलेक्शन कमेटी है, कोच भी हमने महंगे हायर किए हुए हैं, उस पर भी तो सवाल उठता है ना? नहीं, बिल्कुल उठता है, लेकिन देखें कोच भी अभी नए आए हैं, सिलेक्शन कमेटी भी अभी नई आई है। यहाँ हमें देखना चाहिए कि यहाँ पे यंगस्टर्स बड़े अच्छे नज़र आए। हमें नज़र आया कि क्या नाम है, हसन अच्छे यंगस्टर हैं, उन्होंने कल सबसे कम रन दिए। हमें नज़र आया कि नवाज़ अच्छे यंगस्टर हैं, बैट भी अच्छा करते हैं, बॉल भी कर लेते हैं। कल की विकेट बहुत फ्लैट थी,
थोड़ा सा ये भी माइंड में रखना पड़ेगा कि जो 22 यार्ड्स होते हैं वो किस तरह खेल रहे हैं। जब वो डोमेस्टिक में 380 रन बन रहे हैं वहाँ पर काउंटी मैचेस में, लीग मैचेस में, तो ये मतलब यहाँ तो बैट्समैन और अच्छे हैं। और जैसे शुरू में मैंने कहा कि इंग्लिश टीम इस वक्त बहुत अच्छी है, आप देखें उनके पास तो उनको शिकस्त देना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है हमें उनके शिकस्त देना। देखें हमने जो टेस्ट क्रिकेट में उनके साथ किया वो इसलिए किया, टेस्ट क्रिकेट में एक और तरीके की फील्ड प्लेसिंग होती है, बॉलर्स की लेंथ फ़र्क होती है, क्लोज इन फील्डर्स होते हैं, थोड़ी सी अगर बॉल स्पिन करें तो हमारे पास नंबर 1 स्पिनर है यासिर शाह के, बहुत टैलेंटेड हमारे पास पेसर्स हैं। सुहेल ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, राहत ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, बस वहाब ने भी बुरी नहीं की। तो हमारे पास अच्छे पेसर्स थे, अटैक अच्छा था। मिसबा यूनुस वहाब ने बुरी नहीं की, नहीं टेस्ट में, कल नहीं कल तो उन्होंने बहुत बुरी की। मेरा ख्याल में कि वहाब को थोड़ा सा जो है इनको टुवर्ड्स टेस्ट मैच ज़्यादा टिल्ट करना चाहिए, होना चाहिए। और यहाँ पर वनडे बॉलर बात करेंगे, लेकिन अभी हम देखते हैं कि वैसे लोगों की राय ट्विटर पे क्या रही। कल के मैच में पाकिस्तानी बॉलर्स के साथ होने वाले सलूक ने बरसगीर में बरतानवी साम्राज्य की याद दिला दी। ट्विटर सार्फिन ने भी तंज़ो मिज़ाज से भरपूर पोस्ट शेयर करके अपने दिल की पड़ास निकाल दी। देखिए। इंग्लैंड क्रिकेट टीम की तरफ से पाकिस्तानी टीम की बदतरीन धुलाई के बाद शायकीन क्रिकेट ने सोशल मीडिया पर खुलकर दिल की भड़ास निकाली। किसी ने सिर्फ मिसबा को अपना कायद करार देते हुए पाकिस्तान वनडे टीम से ला ताल्लुकी का ऐलान किया, तो किसी ने वहाब रियाज को बगैर बल्ला उठाए सेंचुरी स्कोर करने पर खराज तहसीन पेश किया। कुछ पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस ने इंग्लैंड मैनेजमेंट की तरफ से ये ऐलान भी कर डाला कि इंग्लैंड क्रिकेट टीम ने अगले दोनों मैचों में बैटिंग ना करने का फैसला किया है, क्योंकि कल का टारगेट अगले दोनों मैचों के लिए काफी है। जब पाकिस्तानी बॉलर्स के साथ होने वाला नारवा सलूक ना देखा गया तो इंग्लैंड से इनिंग्स डिक्लेयर करने की इस्तदा भी की गई और फिर पाकिस्तानी टेस्ट टीम और वनडे टीम का मुवाजना कुछ इस तरह किया। लीना, इस पैकेज से पहले हम यही बात कर रहे थे, क्योंकि अभी टेस्ट में इतना ज़्यादा हमें पजीराई मिली, नंबर 1 क्रिकेट टीम वगैरह वगैरह, तभी ये ज़्यादा दिल को चोट लगी थी शायद। लेकिन अब टैलेंट पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में है, आपने कहा है, कहाँ है? नहीं देखिए, मैंने आपको प्लेयर्स भी बताए, हसन है, नवाज़ हैं, इमाद हैं जो कल इंजर्ड थे, इसी तरह के आपको हमारा जो PSL हुआ था उसमें भी टैलेंट नज़र आया था। शर्जील ने अच्छी बैटिंग की, ये नहीं है कि टैलेंट नहीं है, लेकिन हमारी आपने थोड़ी देर पहले सिलेक्शन कमेटी की बात की, तो सिलेक्शन कमेटी को जो अपने पुराने ताल्लुकात हैं इंजमाम के, अगर हफीज़, मैं नहीं कह रही कोई हैं, मैं कह रही हूँ अगर हफीज़ से हैं या मलिक से हैं तो खुदारा उसको बस माफ़ कर दें। ताल्लुकात अपने घर में डिनर पारा किया करें, मिला करें, वहाँ हाँ साथ जाएँ, साथ ट्रिप्स प्लान करें। लेकिन टीम को जैसे हफीज़ हैं, विदाउट हिज बॉलिंग ही इज़ यूजलेस, ऑन दीज इंग्लिश विकेट्स ही इज़ यूजलेस। लेकिन अब मैं आपको बताती हूँ होगा क्या, ये अगर उसको पिक करेंगे हफीज़ को UAE के लिए वेस्ट इंडीज़ के साथ, तो वो वहाँ पर अंबार लगा देंगे रन्स के, क्योंकि हफीज़ तो फ्लैट ट्रैक बुली है। दिस इज़ द टर्म आई हैव कॉइन्ड फॉर हिम, फ्लैट ट्रैक बुली। यानी कि जब फ्लैट ट्रैक आता है तो हफीज़ जो है रनों के अंबार लगा देते हैं, फिर उनको सेलेक्ट कर लेते हैं। जब ऐसे ट्रैक्स आते हैं इंग्लैंड के, न्यूजीलैंड के, साउथ अफ्रीका के, तो वो रन नहीं बना सकते। आगे हमारे सारे मैचेस जो हैं, हमारे ऑस्ट्रेलिया से सीरीज़ है, हमारी न्यूजीलैंड से सीरीज़ है, तो हफीज़ को लिहाजा ये अब इंतज़ाम को सोचना चाहिए कि हफीज़ और मलिक को कहें कि भैया बहुत हो गया। मतलब अगर वो अपना बॉलिंग टेस्ट क्लियर कर लेता है तो उसको फिर खिलाए सिर्फ UAE में हफीज़ को, और उसकी बेसिस पे उसको आप न्यूजीलैंड और उसको ऑस्ट्रेलिया के लिए सेलेक्ट ना करें, कोई सेंस नहीं बनता ना। देखिए आप, उसने यहाँ 500 रन बना दिए UAE पे, आगे जाके उसने खेलना है जहाँ बॉल ऐसे मूव करिए, मूविंग बॉल को तो हफीज़ खेल ही नहीं सकता आपके सामने। यानी कि हफीज़ की बस होनी चाहिए, और भाई कब से बस हो जानी चाहिए, ये तो बड़ी पुरानी बात है। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। अब वक्त हुआ है ब्रेक का, और ब्रेक के बाद सियासत का खेल अवाम के हाथों में। वेलकम बैक टू द शो। अवाम आए रोज मुल्क में होने वाले सियासी खेल में तो शायद हिस्सा ना ले सकती हो, लेकिन मुल्की सियासत को खेल कैसे बनाते हैं ये खूब जानती है। देखिए इस रिपोर्ट में। जब हुकूमत के लगाए गए कंटेनर्स इमरान खान की आज़ादी मार्च में रुकावट बने, तो कंटेनर्स रन गेम निकाल कर लोगों ने अपने मोबाइल फोन से खान को इस्लामाबाद पहुंचाने की कोशिश की, और जब इमरान नवाज के मैच का कोई नतीजा निकलता नजर ना आया तो खान नवाज की जंग अपनी तरह से लड़ने के लिए भी निकाल ली एक और ऐप।
और फिर चीफ मिनिस्टर सिंध मुराद अली शाह ने जब कराची जैसे शहर के गंभीर मसाइल हल करने के लिए बेड़ा उठाया तो पीपी के जाले कैसे पीछे रह सकते थे। बस बना डाली सीएम मेस्ट्रो गेम। बस आप मोबाइल फोन की स्क्रीन पर टैप करते जाएं और पीपीपी का झंडा उठाए सीएम सिंध की तरक्की में हायल दहशतगर्दी, करप्शन, अकरबा परवरी जैसे रुकावटों को पार करते जाएंगे। ऐसे ही लोग कहते हैं सियासत सिर्फ अशरफिया का खेल है। इस ऐप के बारे में मज़ीद जानेंगे। स्टूडियो में मौजूद हैं मोहम्मद अकील जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं जिन्होंने ये ऐप डेवलप किया था। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शो में आने का। ये किसका आइडिया था, किस तरह से आया? एक्चुअली ये आइडिया मेरा था। इसको कंसीव मैंने किया था, स्टोरी लाइन मैंने लिखी थी एंड देन फिर मैंने अपने सोशल मीडिया नेटवर्क जो टीम है उसके साथ डिस्कस किया एंड देन हमने इसको फाइनलाइज करके अपने डेवलपर्स और ग्राफिक डिज़ाइनर के हवाले किया और उन्होंने इस पर मज़ीद काम किया। और आइडिया ये था कि जो सिंध के चीफ मिनिस्टर हैं उनको ज़्यादा मशहूरी हासिल हो, या आइडिया ये था एक्चुअली पीपल्स पार्टी को जो है इस वक्त वो काफ़ी ज़्यादा काम कर रहे हैं उनके सोशल मीडिया और बाकी टीम के। हमने मीडिया को से बेहतर ताल्लुकात रखने और किस तरह हम बेहतर तरीके से आवाम तक पहुंच सकते हैं। तो जो ट्रेडिशनल वेज थे उनके अलावा हम नॉन ट्रेडिशनल जो टूल्स हैं उनको भी इस्तेमाल करना चाहते थे और यही आइडिया था कि हम जो है ज़्यादा से ज़्यादा यंगर जनरेशन के पास जा सकें और उनको अपना पैगाम पहुंचा सकें। बल्कि ये भी देखने में आता है कि ट्रेडिशनल जो रिवायती तरीके हैं वो भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं। वज़ीर आला सिंध जो है वो नज़र आ रहे होते हैं टीवी पे ये काम करते हुए, पूरा जो एक मीडिया का साथ होता है जो दिखा रहे होते हैं। कितना ये डाउनलोड हुआ है, कितना इस्तेमाल किया, इसको बेहतर करने की कोशिश करेंगे? डाउनलोड्स तो माशाल्लाह पहले दिन ही हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला था। इन थाउजेंड्स फर्स्ट डे हमारे डाउनलोड्स थे। इसको बेहतर करने की बात है तो हाँ, लोगों का फीडबैक आ रहा है। हमने कुछ इसके वर्जन्स अपडेट किए हैं, कुछ ग्राफिक्स बेहतर किए हैं, कुछ लोगों को एतराज़ था कि इसमें एड्स बहुत ज़्यादा हैं। तो और आप मुतासिर हुए थे पीटीआई के से पहले भी, वो भी करते रहे इसी किस्म की ऐप्स बनाते रहे। अच्छी बात है कि मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो इस्तेमाल कर रही हैं इस तरह सॉफ्टवेयर टूल्स को, गेमिंग के अलावा भी मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर टूल्स को इस्तेमाल कर रही हैं। तो हमने सोचा कि वाई नॉट पीपल्स पार्टी क्यों पीछे रहे। वाई नॉट पीपल्स पार्टी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने। लेकिन अब प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ है। अगर आपने किसी भी स्टोरी पे हमसे रब्ता करना चाहें तो हमारा फेसबुक पेज न्यूज़वाइज हाजिर है। इसके अलावा मेरा ट्विटर हैंडल है @अंबराशमसी और न्यूज़वाइज का जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है वो भी मौजूद है न्यूज़वाइज_dawn। कल तक के लिए खुदाफिज।